गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीडिया में आपका स्वागत है। सब जगह यही चर्चा है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य मुख्य सेवा परीक्षा 2019 जो पिछले साल मार्च में हुई थी, गठित हुई थी, वो उसको कैंसिल कर दिया गया है और अब नवीन परीक्षा आयोजन होगा जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 के सेकेंड वीक की बात करी गई है। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर सेकेंड वीक की डेट आती है तो अप्रॉक्सीमेटली मंडे है 9 जनवरी को सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा। 9 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। टेंटेटिव डेट ये हो सकती है। हमारे पास समय बचता है सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। हम जनवरी को काउंट कर ही नहीं सकते इसकी प्रिपरेशन में। मैं सिर्फ एमपीपीएससी मेंस 2019 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी जगह कोचिंग में कि 2019, 2021, 2020 की बात करी जा रही है, लेकिन अभी सबसे पहले एग्ज़ाम जो हमारे पास है हाथ में जो है वो एमपीपीएससी मेंस 2019 है। तो हम सिर्फ 2019 की ही बात करेंगे। कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, प्री का रिजल्ट कैसा आएगा, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। जो लोग हौसला हार चुके हैं, जिनका इंटरव्यू कॉल था, जो डिप्रेशन में हैं, उनको किताब दोबारा से उठानी होगी। और जो इत्तेफाक से किसी कारण से पास नहीं कर पाए मेंस 2019, इंटरव्यू कॉल नहीं था, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। दोबारा से तैयारी करके जो गलतियां उन्होंने करी हैं उन्हें वो ना दोहराएं और बेहतर तरीके से इस बार इंटरव्यू कॉल के लिए कोशिश करें, उनका सिलेक्शन हो जाए। हम मोस्ट फोकस सिर्फ एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2019 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमने ये न्यू चैनल एमपीडिया लॉन्च किया है एमपीपीएससी 2019 के उन 5000 विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं इस समय निराशा के दौर में घूम रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी करी लेकिन वो दोबारा किताब उठाने के बारे में कई बार सोच रहे हैं कि अब कैसे कर पाए, क्योंकि सिलेबस अब चेंज हो चुका है, सिलेबस अपडेट हो चुका है 2019 से। हम 2019 मेंस का जो पेपर देंगे वो ओल्ड सिलेबस पे देंगे, ठीक है। ओल्ड जो 2019 का सिलेबस है वो क्या है, देखिए स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2019 सिलेबस पेपर 1, ये जो सिलेबस था ये 2014 में चेंज किया गया था। 2014 एमपीपीएससी जब हुआ था तो इस न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पे हुआ था। 2014 में हुआ सेम पैटर्न पे, 2015 पे, 2016 में, 2017 में, 2018 में, अब 2019 में भी हुआ था। 6 साल सेम पैटर्न सेम सिलेबस का फॉलो किया आयोग ने और स्टूडेंट्स ने भी उसी तरीके से एग्जाम दिए। अब 2020 से सिलेबस चेंज हो गया, सभी लोग नए सिलेबस पे तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक वो लोग नए सिलेबस पे आ गए हैं, अपडेट हो गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे पढ़ा रही हैं। बुक्स भी मार्केट में वही अवेलेबल है। आउटडेटेड सिलेबस की बुक्स बिक ही नहीं रही, आउटडेटेड सिलेबस की चर्चा है ही नहीं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 2019 को हाथ लगाने से डर रहा है। सब रणनीति बता रहे हैं, सब परसेंटेज बता रहे हैं। 13% लोग बाहर होंगे, 13% अंदर होंगे, 87% रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उनका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा भी एक चीज़ है आपकी तैयारी, कि आप तैयारी कैसे करते हैं। आपको तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की, कैसे भी करके इसे क्रैक करके सीट उठानी है। ये चांस मिला है आपको। हम आपको पूरे सिलेबस की क्रैश कोर्स के बेसिस पे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करके तैयारी करवा रहे हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चैनल पे आपको हम डेली लेक्चर्स अपडेट होंगे एमपीपीएससी 2019 मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आप इस बार पेपर देने जाएं तो आपकी तैयारी, आपकी खुद की जो आपने करी है, साथ में जो हम आपकी मदद कर रहे हैं, वो सब जोड़ के आप बेहतर तरीके से एग्जाम दे सके और निकाल सके। ये सिलेबस है। वर्ल्ड हिस्ट्री 2019 के सिलेबस में है, लेकिन अब जो एग्जाम कंडक्ट होंगे 2020 तो मेंस हो चुका, 2021 उसमें ये सब चीज़ें नहीं होगी। बहुत कंजस्टेड सिलेबस बनाया गया था, लेकिन 2021 में, 2020-21 में
सिलेबस थोड़ा सा फैला दिया गया है, यूनिट वाइज डेवलप कर दिया गया है, उसमें बुलेट्स लगा दिए गए हैं। जैसे कि ये हमारा सिलेबस है हिस्ट्री का, ठीक है। अब यही हम कंपेयर करें अपने लेटेस्ट सिलेबस से, जिस पे 2021 मेंस कंडक्ट होगी, उन्होंने यूनिट वाइज में डेवलप कर दिया ऐसे। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी गई है। ये मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी है, इसमें भी है। लगभग 80% सिलेबस तो अब भी सेम है। जो 20% का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो आउटडेटेड चीज़ें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। एमपी पे फोकस ज़्यादा किया गया है ये न्यू सिलेबस में। चलिए ठीक है, हम न्यू सिलेबस की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि न्यू सिलेबस तो 2021 के लिए है, हम बात यहाँ पे 2019 की कर रहे हैं। तो बस एक कंपैरिजन में आपको बताना चाह रहा था कि 6 सब्जेक्ट्स उसमें भी, पेपर्स इसमें भी है, 6 पेपर्स उसमें भी हैं, ठीक है। हिंदी लगभग ऐसे पार्ट सेम है। साइंस एंड टेक में बदलाव किया गया है। हम अभी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। अब आप कहेंगे कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट होगी? तो स्टार्ट मैं आपको बता दूं, अभी होगी, इसी लेक्चर के साथ ही होगी, ठीक है। जितने भी लोग हैं मेंस देने वाले, अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उनको पता चले कि कोई नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन ये चीज़ अवेलेबल है और एक चैनल पे अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर स्टिक रहिएगा कि लेटेस्ट अपडेट 2019 के संबंध में होते रहेंगे, पढ़ाया जाता रहेगा, लेक्चर्स लगते रहेंगे और आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। अभी हम इसी के साथ शुरू करते हैं। पेपर 1 पार्ट ए हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें हम सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 पार्ट ए वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री का भी पार्ट है, ज्योग्राफी, इन दोनों को मिला के एक पेपर 1 बनाया गया है। एमपीएससी 2019 के सिलेबस में यही था। अब हमें वापस उसे पढ़ना है जबकि सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 6 टॉपिक्स है हमारे। एक रिनाइसेंस है जो रिवाइवल ऑफ क्लासिक्स आर्ट के बारे में बात करता है, इस पर कई क्वेश्चन आए हैं, हम देखते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 1688 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन फेमस है, सभी जानते हैं, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये ब्रिटिशर्स यूरोपियन डेवलपमेंट की बात है। उस वक्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ एशिया अफ्रीका में, जिसका इम्पैक्ट पड़ा, आगे चल के कैपिटलिज्म बढ़ा, ये उससे रिलेटेड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 1717, ज़ार अलेक्जेंडर ज़ार के एंड की बात है ये, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, मार्क्सिज्म आगे बढ़ता कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी, वहाँ रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और मोनार्की का एंड हुआ था रशिया में। तो रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे 1917। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज, ये सब हमें पूरा पढ़ना है। इस पर क्वेश्चंस आए हैं। अब आप कहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार देख लेते हैं 2014 से लेकर 2019 तक क्या क्या क्वेश्चंस आए इन पर। आइए एक निगाह मारते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में टोटल 2014 से लेकर 2019 तक जो मैंने स्टडी करी है हमने, वो 28 to 30 के बीच में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कनेक्ट करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को भी कनेक्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स आए हैं 2 और 3 मार्कर्स में, उसको कुछ 1-2 को हमने लिखा नहीं है, लेकिन वो हैं, इंक्लूड्स वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आते हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे क्वेश्चंस आए हैं, राइट शॉर्ट नोट, एरास्मस, रोजो, रिनाइसेंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये 2014 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 28 क्वेश्चंस जो हमने छाटे हैं पेपर का स्टडी करके 2014 से लेकर 2019 के एमपीएससी मेंस के सिलेबस को हमने जो स्टडी करी है ना, उस हिसाब से हमने 28 क्वेश्चंस फाइंड करे हैं। अब हम इन्हें अगर टॉपिक वाइज डिवाइड करें
तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रिनाइसेंस जो टॉपिक है, 6 टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, रिनाइसेंस, रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वॉर्स फर्स्ट एंड सेकंड, उसी में एक पार्ट है अपना रिनाइसेंस। रिनाइसेंस में टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। हर बार रिनाइसेंस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिनाइसेंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। 9 क्वेश्चंस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड में, 3 क्वेश्चंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 7 क्वेश्चंस आए हैं अब तक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 1 ही क्वेश्चन बना अब तक, रशियन रिवॉल्यूशन में 3, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस का ऊपर ओवरव्यू देख लिया कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम छोड़ नहीं सकते, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 मार्कर पे एक क्वेश्चन आता है, 6 मार्कर पे एक क्वेश्चन आता है, 2-3 मार्कर पे तो आते ही आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन हर बार। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। चलिए देखते हैं रिनाइसेंस जो टॉपिक है हमने जिसकी बात करी। दो 2014 में क्वेश्चन आए थे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिनाइसेंस दैट टुक प्लेस इन यूरोप, एक्सप्लेन इट्स मेन कॉजेज। ये 6 मार्कर में आया था। अब रिनाइसेंस के बारे में हम क्या जानते हैं? इट्स द रिवाइवल ऑफ द क्लासिक्स, इट्स द रिवाइवल ऑफ द कल्चर, ओल्ड कल्चर्स। ये है रिनाइसेंस। उसके कॉजेज, रिनाइसेंस यूरोप में ही हुआ स्टार्ट, उसके बारे में लिखना है। यूरोप में मोस्टली इटली इसका एपी सेंटर था रिनाइसेंस का। जो रिनाइसेंस हुआ वर्ल्ड का पहला 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच में जो रिनाइसेंस का चल रहा था, मिडल एजेस से मॉडर्न एज के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। इटली में स्टार्ट हुआ, पूरे यूरोप में फैल गया, इंग्लैंड, हॉलैंड, इटली, फ्रांस सब इससे जुड़े रहे। इसके कॉजेज पूछे गए हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ये भी इसमें पूछा गया है। कल्चरल मूवमेंट था ये रिनाइसेंस। अब ये इटली में ही क्यों हुआ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूरोप ही इसका वो मेन फोकस क्यों रहा? क्योंकि यूरोप के लोग काफ़ी डेवलप थे उस वक्त, सारे इन्वेंशंस यूरोप में हो रहे थे, हर चीज़ की आर्ट, म्यूजिक, वो सब जगह से कलेक्ट करके यूरोप में उसको प्रोफाउंडली आगे बढ़ाना शुरू करा गया। तो यूरोप इसका मेन एपी सेंटर रहा, जिसमें इटली को ज़्यादा फोकस मिला। इटली के साइंटिस्ट और स्कल्पटर, पेंटर, वेटिकन्स, इटली में जो बिल्डिंग है नोत्रे डेम वगैरह आते, उन सब में काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। ये किस किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करा इसने? रिनाइसेंस ने लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड साइंस, इन सब को कलेक्ट करके एक न्यू क्लासिकल डेवलपमेंट शुरू करा। इसके कॉजेज हम एक बार देख लेते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं रिनाइसेंस के। रिनाइसेंस में 3 फेमस फिलोसफर, आर्टिस्टिक फिलोसफर कह सकते हैं। ब्रुनelleschi ने सबसे पहले शुरुआत करी, फिर डोनाटेलो आए, फिर मासियो आए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 1400, 1401, 1405 से सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया। फिर जो मेन रिनाइसेंस मैन थे, जो स्किल्ड थे आर्ट की हर फील्ड में, जिन्होंने इसे डेवलप किया, इसे आगे बढ़ाया, वो 3 जो लोग थे वो काफ़ी फेमस नाम है, लियोनार्डो डा विंची, माइक एंगलो एंड राफेल। ये तीनों ने रिनाइसेंस को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, सबसे ज़्यादा इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है लियोनार्डो पे, राइट शॉर्ट नोट ऑन लियोनार्डो। लियोनार्डो वाज द हाई रिनाइसेंस मैन। ही वाज एन स्कल्पटर, ह्यूमन एनाटोमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड आल्सो अ पेंटर। अब चूंकि हम पहले तो मेन कॉजेज की बात करने वाले हैं, तो क्या क्या कॉजेज हैं रिनाइसेंस के, जिससे रिनाइसेंस यूरोप में फैला, बड़ा और काफ़ी बदलाव लाया। कॉजेज क्या हैं? सबसे पहला कॉजेज तो ये है इंक्रीज इंटरेक्शन। इनका इंटरेक्शन क्या है? एक्चुअली ये ट्रेडिंग के लिए जो भी गए यूरोप से सिल्क रूट के थ्रू, मिडल ईस्ट में या एशियन कंट्रीज में, या सी रूट के थ्रू जो इन्होंने वोएजेस की, जर्नी करी, तो वहाँ से कल्चर का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हुआ, जिसके कारण वहाँ जो एक्टिव फिलोसफर्स थे, एक्टिव आर्टिस्ट थे यूरोप के, उन्होंने वो उसे वापस लाए और उसे बनाया, उसे फैलाया। तो मेन कॉजेस जो था वो एक कॉज ये भी था, इंक्रीज इंटरेक्शन। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन यूरोप में, यूरोप के वॉयजर्स थे, ट्रैवलर्स थे, इन्होंने
कई दूसरी सभ्यताओं के साथ, दूसरे कल्चर के साथ, सिविलाइजेशन के साथ इंटरेक्शन करके इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट ये भी माना जाता है क्रूसेड वार, एक मेन कॉज ये भी है क्रूसेड्स वार। कैथोलिक चर्च और क्रिश्चियन फाइटर्स या वॉरियर्स, क्रूसेड वार क्या होता है, एक धर्म युद्ध होता है। जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा क्रूसेड वार हुए, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन साइट्स थी, क्रिश्चियंस लोकेशन थी, उन्हें रिकैप्चर करने की कोशिश करी। वो पूरी फोर्स के साथ, पूरे वॉरियर के साथ, धर्म योद्धाओं के साथ, क्रूसेडर्स के साथ चलते थे, साथ में प्रीस्ट भी होते थे, कैथोलिक चर्च के लोग भी होते थे, और वो उन्होंने अपनी लैंड्स को रिकैप्चर किया। या तो सामने वाले सरेंडर कर देते थे या फिर ये कुछ डील करके उनके साथ मिक्सअप हो जाते थे। तो एक तरह का डील हो जाती थी, एग्रीमेंट हो जाता था कि लैंड उनकी रहेगी, बिजनेस वो करेंगे। तो एक तरीके से पार्शियली ये अपनी लोकेशंस और साइट्स, क्रिश्चियन साइट्स को कैप्चर भी किया था। क्रूसेड वार में ऐसा हुआ था, कई बार आपने देखा होगा सलाउद्दीन वॉर हुआ था अरब कंट्रीज में वर्सेस क्रिश्चियनिटी। इजराइल काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है इन सब चीज़ों के लिए, साइट्स के लिए, जहाँ पे क्रूसेड वॉर्स हुए। तो क्रूसेड वॉर एक बहुत बड़ा कारण है रिनाइसेंस का, क्योंकि जब क्रूसेड वॉर्स में जब ये जाते थे तो इंटरमिंगलिंग हो जाती थी कल्चर की, वहाँ की चीज़ों को सीखते थे, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ के डिज़ाइंस, वहाँ के आर्किटेक्चर को ये वापस यूरोप लाए और उसको टेक्स्ट के रूप में उतारा और उसको आर्टिस्टों को समझाया। आर्टिस्ट भी उससे इन्फ्लुएंस हुए इन सब चीज़ों से, उन लोगों से मिले, उनके कल्चर से, तो उन्होंने वो डिज़ाइंस तैयार करी और उसको रियलिज्म के तौर पे पेंटिंग्स के फॉर्म में, आर्किटेक्चर के फॉर्म में और बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स के फॉर्म में उसे बनाना शुरू करा। तो क्रूसेड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट कॉज माना गया है। ठीक है, मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हुआ, एशिया में इनका डेवलपमेंट रहा, एशिया से भी कई चीज़ें इन्होंने ली। एक थर्ड कॉज ये भी माना जाता है रीडिस्कवरी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। एंशिएंट जो टेक्स्ट थे या ग्रीक टेक्स्ट थे या बहुत पुराने चर्च से संबंधित कुछ डेटास थे या कुछ इमेजेस थी और कुछ बहुत सारे फ्रेस्कोस थे जो किताबों में कहीं छुपे हुए थे, उन सबको दोबारा से ढूंढा गया, उन सबको निकाला गया, उनकी स्टडी करी गई, उनको एक लाइब्रेरी में रखा गया, जिसके कारण फिर लोगों ने उसको, ओपन पब्लिक हो गई, लोगों ने उसे पढ़ा, उस पर चर्चा करी और उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो एक रिवाइवल, क्लासिक्स टेक्स्ट थे, एंशिएंट टेक्स्ट थे, उनको जनता के सामने इजी फॉर्म में लाने की कोशिश करी गई। एक कारण ये था। फिर साइंस की भी बात करी जाती है, कॉज साइंस भी, इनोवेशंस भी है। इनोवेशन, सबसे बड़ा इनोवेशन तो मानता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। हमने पॉइंट्स नहीं लिखे, हम लिख देते हैं। क्रूसेड वॉर है, सेकंड है इंटरेक्शन, एंशिएंट टेक्स्ट, साइंस एंड इनोवेशंस। सबसे बड़ा इनोवेशन था प्रिंटिंग प्रेस। ग्यूटनबर्ग ने 1405 के टाइम पे लगभग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। पहले चीज़ें वुडन ब्लॉक्स में होती थी, ऐसे मटेरियल पे होती थी जो डिस्ट्रॉय ना हो, लंबे समय तक चले। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पे लिखा जाता था, उनके बार्क्स पे, उनकी छालों पे लिखा जाता था। ब्लॉकिंग होती थी, प्रिंटिंग की जगह नेचुरल कलर्स यूज़ करे जाते थे और वो परमानेंट रहते थे लंबे समय तक, उनको ही रीड किया जाता था। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तो उनकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो गई। जब मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो गई तो जनता तक फैलने लगी। जब जनता तक फैलने लगी तो लोग उसे पढ़ने लगे और अपने अपने आइडियाज डेवलप करने लगे। एक पर्टिकुलर आइडिया कई फॉर्म में कई लोगों तक पहुंच गया। प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। उसके आगे भी आविष्कार होते रहे। गैलीलियो गैलीले ने टेलीस्कोप खोजा तो उसने यूनिवर्स के बारे में हमें पता चला, सन, मून, इसकी डिज़ाइन तैयार होने लगी। तो ऐसे बहुत सारे आविष्कार थे जिन्होंने रिनाइसेंस को बढ़ावा दिया। रिनाइसेंस की शुरुआत को एक बहुत बड़ा फोर्स मिला जिससे रिनाइसेंस पूरे यूरोप में फैल गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। प्रिंट हो रही थी चीज़ें और एक हाथ से दूसरे हाथ बहुत जल्दी मूव कर रही थी ये। फिर है आर्ट। आर्ट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आर्ट सबसे मेजर पार्ट था रिनाइसेंस का। आर्टिस्टिक व्यू सबकी थी, हर कोई आर्ट से इन्फ्लुएंस होता था। बहुत अपीजिंग और बहुत अम्यूजिंग चीज़ें होती थी आर्ट से संबंधित, तो आर्ट का हर जगह उपयोग होने लगा। बिल्डिंग के डिज़ाइन में आर्ट्स का यूज़ होने लगा। कई आर्किटेक्चर ऐसे बनाए,
उसके डिजाइनिंग्स मैथमेटिकल इतने अच्छे डेवलप किए गए कि लोग उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। फिर कई लोगों ने इन्हीं आर्टिस्ट को अपने घर के लिए यूज करने लगा कि हमारे गार्डन डेवलप कर दो, हमारे बिल्डिंग चेंज कर दो। चर्च ने भी इन्हें रिक्रूट करना शुरू कर दिया। स्कल्पटर्स डलने लगे, हर घरों में अलग अलग डिजाइन के स्कल्पटर्स आने लगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वहां भी स्कल्पचर्स आने लगे। साथ ही साथ पेंटिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा। पहले नॉर्मल कलर पेंट होता था, वाइट वॉशिंग होती थी, अब डिजाइन चलने लगे वॉल्स पर, चाहे वो वेटिकन हो, चाहे वो सिस्टीन चैपल हो, चाहे बेस्टाइल हो। यूरोप की फेमस बिल्डिंग्स, फेमस रिलीजियस प्लेसेस में कई जगह के डिजाइन्स और पूरी की पूरी वॉल्स पेंट करने लगे। एक रियलिज्म के फॉर्म में मैन और गॉड के रिलेशन से संबंधित कई ऐसी चीजें जो हम जानते हैं लेकिन जिसके बारे में हम बात नहीं करते, वो सब भी शुरू हो गया था पेंटिंग्स के फॉर्म में। एक और कारण था, बहुत नेगेटिव कारण था, जिसको कहते हैं ब्लैक डेथ। एक डिजास्टर था जो उस वक्त यूरोप में 14-15 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया था। पेंडेमिक आ गया था एक तरीके से कोविड की तरह। ये नहीं पता था कौन सी बीमारी है, लोग मर रहे थे, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फेथ था लोगों में। कई चर्च से कह रहे थे गॉड्स विल है, भगवान की मर्जी के कारण ऐसा हो रहा है, तुमने कुछ गलत किया है तो ये हो रहा है। तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जनता को लगा कि कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, ब्लैक डेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वेस्टर्न हिस्ट्री एंड द मोस्ट फेमस पेंडेमिक इन ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रेनाइसेंस का। इट क्वेश्चंस एंड चैलेंज देयर ओन रिलीजियस बिलीफ्स। जनता अपने ही धर्म पर उंगली उठाने लगी। जब उंगली उठाने लगी तो जनता इतने लॉजिकल हो गई, चीज़ों को लॉजिकली एक्सेप्ट करने की कोशिश करने लगी। अभी तब द डिजास्टर कॉज मैसिव चेंजेस इन द पॉपुलेशन वेल्थ ऑफ यूरोप। डिजास्टर ने जनसंख्या और जो वेल्दी पीपल थे उनमें बदलाव हो गया। जनसंख्या का मूवमेंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह, पॉपुलेशन माइग्रेशन शुरू हो गया। जो वेल्दियस्ट पीपल थे वो वहां से मूव करके दूसरी प्रोविंसेस या दूसरी लोकेशन में चले गए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रिसोर्सेज का। जो उनकी वेल्दी आइडियाज थे वो यहाँ से वहां डेवलप हो गए। जब वो मूव करे तो उनकी वेल्थ भी मूव करी, तो उनका इन्वेस्टमेंट रिनाइसेंस की तरफ ज्यादा बढ़ गया, चीजों को चेंज बदलाव की तरफ ज्यादा बन गया। वो ऐसी कई चीज एक्सेप्ट करने लगे जो प्रैक्टिकली थी, जो रियलिटी को शो करती थी। Ultimately shifted the balance of power and wealth in European societies and helped bring about the dominance of several city-states in Italy and Europe, where the Renaissance first began. तो ये मेन कॉजेस थे। रिनाइसेंस को हमने पढ़ा, यूरोप में कैसे फैला, क्या कारण थे। कुछ क्वेश्चंस ये भी आए हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन लियोनार्डो डा विंची। राफेल पे भी क्वेश्चन आया है। माइकलैंजेलो पे भी एक बार क्वेश्चन आया है। ये ट्रिनिटी ऑफ आर्ट कहलाते हैं, लियोनार्डो डा विंची, माइकलैंजेलो एंड राफेल। ठीक है, इन पे 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। स्केच द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकलैंजेलो इन यूरोपियन रिनाइसेंस। इस पे जरूर 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आए थे। तो हम इन तीनों ट्रिनिटी को एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। क्या है, लियोनार्डो डा विंची आर्टिस्ट थे जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड था। ठीक है, उनकी पेंटिंग्स काफी फेमस, एक फेमस पेंटिंग है उनकी जीसस क्राइस्ट के ऊपर, द लास्ट सपर, जिसमें वो 12 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से जीसस क्राइस्ट भी बैठे हुए हैं और आखिरी एक ड्रिंक चल रहा है उसमें। और ये उसमें ये तक बताया गया कि उनमें से कोई एक ऐसा था जो कल उन्हें धोखा देने वाला था। वो पेंटिंग बहुत फेमस हुई थी। डैन ब्राउन की एक नॉवेल है द विंची कोड, में भी इसका जिक्र है। डॉक्यूमेंट्री भी है द जीसस कोड, उसमें भी इसके बारे में बात करी गई है। ये पेंटिंग अभी इटली में है। तो लियोनार्डो डा विंची की कुछ पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, जो आगे उन्होंने बताया। आगे वाली जनरेशन को कई आंसर्स मिले पुराने। वो बहुत अच्छे ह्यूमन एनाटॉमिस्ट थे। वो बॉडी के बहुत अच्छे फिगर्स बना लेते थे। एक पेंटर बहुत अच्छे थे। आर्टिस्टिक साइंटिफिक एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा था और ड्राफ्ट्समैन तो वो परफेक्ट थे। मैथमेटिकली डिज़ाइन उनकी कई जगह एक्सेप्ट की गई। जो ये हाई रिनाइसेंस मैन माने जाते हैं। हाई रिनाइसेंस वो माना जाता है जिनको सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान हो आर्टिस्ट के ऊपर। चर्च ने हायर करता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वेल्थियस्ट फैमिली इनको हायर करती थी। इनके लेक्चर्स होते थे, इनकी चीज़ों को इतनी इजीली रिजेक्ट नहीं किया जाता था। तो लियोनार्डो डा विंची की एक फेमस पेंटिंग और है, मोनालिसा। अब आते हैं राफेल पे। राफेल भी पेंटर थे।
उन्होंने कई बिल्डिंग्स में पेंट किया, ठीक है। उनका स्कूल ऑफ एथेंस वेटिकन में है, एक पूरे की पूरी सीलिंग पेंट करी है, उसमें पूरा डिज़ाइन बताया है। द स्कूल ऑफ एथेंस, एथेंस से संबंधित ग्रीक माइथोलॉजी संबंधित सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं उनमें। तो वो भी एक पेंटिस्ट है। उनकी एक फेमस पेंटिंग चली आ रही है मैडोनाज, सिस्टीन मैडोना भी उनकी पेंटिंग है। मैडोनाज उनका मतलब एक सिग्नेचर स्टाइल है वुमेंस की, कई तरह के डिज़ाइन बनाए उन्होंने, पेंटिंग्स करी है। मैडोनाज उसको रिप्रेजेंट करा उन्होंने, उनका नाम दिया मैडोनाज। बहुत सारी हैं। रफेल ने कई सेंट्रल हॉल्स, कई फ्रेस्कोस, कई सीलिंग्स डिज़ाइन करी है, डिज़ाइन मतलब पेंट करी है, उनकी पेंटिंग्स बनाई है। तो रफेल बहुत ट्रिनिटी ऑफ आर्ट ऑफ हाई रिनाइसेंस मैन के ये एक स्तंभ रहे हैं रफेल। अब आते हैं माइकलएंजेलो पे। माइकलएंजेलो स्कल्पटर ज़्यादा है पेंटर से, उनके स्कल्पटर्स बहुत फेमस है। पिएटा, एक पिएटा स्कल्पचर है उनका जो इटली में है, जिसमें जीसस मैरी जीसस क्राइस्ट को गोदी में लिए हुए हैं। ये फेमस है, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था, उसके बाद उनको उनकी माता ने गोदी में लिया था, उसका भी एक पूरा स्कल्पचर बनाया उन्होंने डेविड। साथ में एक डेविड है, डेविड उनकी भी एक और स्कल्पचर है, डेविड अ नेकेड मैन, ये भी आपको यूरोप में मिलेगी। ये दोनों बहुत फेमस है माइकलएंजेलो के। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है यूरोपियन रिनाइसेंस में। उन्होंने 2 पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी बनाई है, सिस्टीन चैपल में बनाई है, लास्ट जजमेंट भी बनाई है उन्होंने, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। तो माइकलएंजेलो पे हमेशा 2 या 3 वर्ड मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 लाइनें लिखनी पड़ती है। माइकलएंजेलो वाज एन इटालियन स्कल्पटर, पेंटर, आर्किटेक्ट, पोएट एंड इंजीनियर ऑफ द हाई रेनेसांस हु एक्सर्टेड एन अनपैरेलल्ड इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न आर्ट। ये उनके कुछ वर्क्स का नाम भी लिख सकते हैं हम, बेस्ट नोन वर्क्स हैं उनके, पिएटा, डेविड, द लास्ट जजमेंट। तो ये 3 ट्रिनिटी की तो बात हो गई, लियोनार्डो हो गए, रफेल हो गए, माइकलएंजेलो हो गए, इनका क्वेश्चन आया है तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा इन पे। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइसेंस पे। कॉजेज ऑफ रिनाइसेंस हमने देख लिए, रिनाइसेंस क्या होता है ये भी हमने बात कर ली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइसेंस की बात करी जाए तो रिनाइसेंस की क्या फीचर्स हैं, सेम क्वेश्चन है ये भी, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, 2 अलग अलग साल पे आए हैं घुमा के। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइसेंस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ रिनाइसेंस। देखा जाए तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी रिनाइसेंस की उस वक्त? रिनाइसेंस जो है वो ह्यूमनिज्म की बात करता है। ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, वो सिर्फ धार्मिक तौर पे ना देखा जाए ह्यूमनिज्म को, रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है पूरी तरीके से, इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पिरिकल एविडेंसेस और लॉजिकल और रीजनिंग की बात करी गई है, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस, ठीक है। ह्यूमनिस्ट, रिनाइसेंस ह्यूमनिस्ट ने एंशिएंट टेक्स्ट को निकाला बाहर, उन पर स्टडी करी, उन पर चर्चा करी, फिर एक आउटकम पे आए कि ये ऐसा होना चाहिए। फिर ह्यूमनिस्ट राइटर ने रियलिज्म को बताया कि ह्यूमनिज्म में रियलिज्म भी है, एक सच्चाई है, सिर्फ स्पिरिचुअल अलौकिक नहीं है, ऐसी बात करी गई और एजुकेशन पर्पस में इसे आगे बढ़ावा मिला। तो ह्यूमनिज्म का बहुत बड़ा रोल है रिनाइसेंस में। तो उसकी एक प्रॉपर्टी, एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमनिज्म है। लाइब्रेरीज, जब टेक्स्ट आए, स्कॉलर्स आए, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स आए, तो वो फिर एक लाइब्रेरी ओपन रही, चर्च वगैरह, उस वक्त यूरोप में लाइब्रेरी को बढ़ावा मिला, लाइब्रेरीज आई। लाइब्रेरी एक कॉजेज भी है, एक कॉज भी है रिनाइसेंस का, और लाइब्रेरी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। लोग लाइब्रेरी बैठते थे, चर्चा करते थे, बहस होती थी, तर्क संगत बातें होती थी, और एक रिनाइसेंस उस चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनी। रिनाइसेंस के लिए वो एक कैरेक्टरिस्टिक बनी कि लोग बैठ के डिस्कस करते थे, फिर एक एसोसिएशन, इनफॉर्मल एसोसिएशंस बनने लगे, वो लोग क्लासिकल आर्ट के बारे में बातें करने लगे, उसके रिवाइवल की सोच बढ़ी, और ऐसे ऐसे रिनाइसेंस आगे बढ़ा, और लाइब्रेरी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और इसकी एक परंपरा बन गई। कई सारे राइटर्स वहां से निकले लाइब्रेरी से। फिर आर्ट तो सबसे मेन पार्ट था रिनाइसेंस का, बिना आर्ट के रिनाइसेंस संभव ही नहीं था। हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर सकते, हम आर्ट की बात करते हैं। आर्ट तो रिनाइसेंस का मेन पार्ट था, कल्चरल रीबर्थ थी एक तरीके से, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट था ये रिनाइसेंस, जो मिडल एजेस और मॉडर्न वर्ल्ड को बीच में जोड़ता था। आज भी हम ओल्ड उस वक्त के रिनाइसेंस की चर्चा करते हैं, उन्हें देखते हैं, टूरिज्म में इसका इफेक्ट पड़ा है। तो ये मिडीवियल एजेस टू मॉडर्न एजेस का ट्रांजिशन फेज था, और आर्ट इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि तब भी आर्टिस्ट थे, अब भी आर्टिस्ट है, और रिनाइसेंस में आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। जो कड़ी जो आज भी चल रही है, वो लिंक इंपॉर्टेंट रहा आर्ट का। साइंस, बिना इनोवेशन से कुछ हो नहीं सकता, साइंस बहुत ज़रूरी थी। इनोवेशंस, मल्टीपल इनोवेशंस हुए, छोटे बड़े,
डिजाइनिंग में इनोवेशन हुए, मैथमेटिकल इनोवेशन हुए, प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा इनोवेशन था। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो बताई, इसकी एक आर्ट है, सेकंड साइंस है, थर्ड रिलीजन है, फोर्थ लाइब्रेरी पे हमने चर्चा करी, लाइब्रेरीज थी, फिफ्थ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, साइंस में थे, इनोवेशन बहुत जरूरी थे। जब तक हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं होंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये डिज़ाइन ऐसे बनानी है। उसका लोगों के आइडियाज़ कैसे डेवलप होंगे, मल्टीपल ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, तभी हो सकती है जब कोई इंसान रियल तौर पे चीज़ों को पा सके, और वो साइंटिफिक इनोवेशन से ही संभव था। फिर द डिस्ट्रीब्यूटेड आइडिया साइंस के डेवलप हुए, इन साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा गया इसे। एक्चुअली सम व्यू this as a scientific revolution heralding the beginning of the modern age. Renaissance is the early step towards the modern age. ठीक है, इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा गया, क्योंकि एंशिएंट तो कभी साइंस को ज़्यादा इफेक्ट करा नहीं, मिडिवल में भी साइंस का कोई रोल नहीं था, अब बारी आनी थी साइंस की, तो रेनाइसेंस ने उसको, उसके दम पर रेनाइसेंस आगे बढ़ा। तो साइंस बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, ठीक है, इसीलिए इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी साइंस की, एक तरीके से देखा जाए तो। रिलीजन पे हमने बात करी। रिलीजन मतलब एक तरीके से नेगेटिव भी देखा जा सकता है इसके ऊपर, कि कैसे रिलीजन को के अगेंस्ट चलाई है। एक्चुअली रिलीजन के पैरेलल के साथ साथ रिलीजन को के साथ साइंस को भी, अगर हम साइंस की बात करें तो देखा जाए अगेंस्ट रिलीजन तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म ऑल्दो मोर सेक्युलर, ये लोग थोड़ा सेक्युलर हो गए, चीजें थोड़ी सेक्युलरिज्म की तरफ जाने लगी। हमेशा रिलीजन की बातें नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस टेस्ट को पे तर्क होने का प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई रिलीजन पर। रिलीजन पर चर्चा करके रिलीजियस चीजों को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया। मोस्टली चीजें क्रिश्चियनिटी ने, चर्च ने इसका विरोध किया, बाद में चर्च ने इसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि कई ऐसी चीज जो चर्च उसकी व्याख्या नहीं कर सकता था, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने बहुत अच्छी उनकी व्याख्या कर दी। However, the Renaissance had a profound effect on the relationship between man and God. जब पेंटिंग्स बनी, ईश्वर और जनता के बीच के डिज़ाइन को दिखाया गया, उनके रिलेशन को दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल था। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड की सबसे ज़्यादा रिनाइसेंस में चीज़ें दिखाई गई। पहले सिर्फ रिलीजियस और गॉड्स की चीज़ें दिखाई जाती थी पेंटिंग में, अब इंसान उनके बीच का इंट्रैक्शन को दिखाया गया। हेवन और लैंड, इन दोनों की बीच के ट्रांजिशन को जोड़ा गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेविगेशन और ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है। 6 पॉइंट पे आते हैं। नेविगेशन क्या हुआ, ट्रैवलर्स निकले, जर्नी हुई, वॉयजेस हुई, नए नए कल्चर को सीखा, नए नए आर्ट को लेकर आए, नई नई प्रोडक्ट्स वो वापस लाए यूरोप में, चाहे वो वास्को डी गामा हो या एडमंड पियरे हो, नॉर्थ अटलांटिक जिन्होंने खोजा, या फिर पोर्तुगीज हो जिन्होंने नई लैंड की खोज में आगे बढ़े, वॉयजेस करी, कई लैंड को, कई कॉन्टिनेंट्स की खोज हुई। नेविगेशन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहा है। एवरी कॉन्टिनेंट वाज विजिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, हर कॉन्टिनेंट को खोजा गया, हर कॉन्टिनेंट के लैंड पर उन्होंने पैर रखा, सिर्फ साउथ पोल को छोड़ दिया जाए। साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका की खोज नहीं हो पाई थी, वो बहुत लेट हुई थी, लेकिन रेनाइसेंस में बाकी सबकी खोज की गई। हैबिटेंट जगह की खोज की गई जहाँ लोग थे, रह रहे थे, अपने तरीके से अपना लिविंग, अपना सब्सिस्टेंस लेवल जीने का बना रहे थे। उन सब कल्चर को मिक्सिंग, ट्रैवलिंग इनहेंस द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर नॉलेज विच लेटर केम इन लाइट ड्यूरिंग रेनाइसेंस। एक और चीज़ रह गई है, म्यूज़िक, इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल रहा, नई जनरेशन आ रही थी, वो म्यूज़िक पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। जब बदलाव हो रहा था तो नवयुवकों में भी बदलाव हुआ, यंगस्टर्स पर, यूथ पर भी बदलाव हुआ, वो नए नए म्यूज़िक की तरफ भाग रहे थे, नए नए म्यूज़िक एक्सेप्ट कर रहे थे। तो म्यूज़िक भी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक रही है रेनाइसेंस की, ठीक है। हमने सब देख लिया। हाउ डिड द मंगोल इन्फ्लुएंस यूरोप, रेनाइसेंस एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सिल्क रूट से था, ट्रेडिंग होती थी,
एशिया की तरफ जाते थे, मंगोलियन कल्चर तक पहुंच गए थे यूरोपियंस, वो लोग हमसे ट्रेड करते थे, तो कई चीज़ें रिनाइसेंस की इन्फ्लुएंस हुई मंगोलियंस पे भी। इन सब का हमारे पास डेटा है, सारे क्वेश्चंस का आंसर है, परफेक्टली फॉर्म में रखा गया है, प्रिंटेड फॉर्म में है, आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसे समझाने के लिए था तो समझा दिया क्या क्या होता है, मोटा मोटा ये क्वेश्चंस आए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी परफेक्टली होने चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसके आंसर, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस और है जो उसमें नहीं है, देखते हैं। एरास्मस की बात करी गई है, एरास्मस 2 बार आया है क्वेश्चन, 2 मार्कर में 2 बार एक क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में। एरास्मस भी एक फिलोसफर थे जिन्होंने आइडिया दिया था रिनाइसेंस का, रिनाइसेंस में इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। तो एरास्मस को आप किसी और से मत जोड़ दीजिएगा, रिनाइसेंस से ही जोड़िएगा, ये रिनाइसेंस को ही अटैच करते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत सारे फिलोसफर थे, थिंकर थे, आर्टिस्ट थे, उसमें से एक एरास्मस भी है। आपसे बर्नलुशी, डोनाटेलो, मासियो की बात नहीं कर सकते, लियोनार्डो, राफेल, माइकेंगलो के भी अलावा कुछ लोग थे जिनके नाम कम है, जिन पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ऐसे उसमें से एक एरास्मस भी थे। ये तो रिनाइसेंस एंड हुआ है, इस पर चर्चा। अब रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड टॉपिक और एक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड है। क्या होता है रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड? वैसे मार्क्सिज्म थ्योरी के हिसाब से रिवॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया। मार्क्सिज्म कहता है कि एक बार डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी, डेमोक्रेसी वर्ड गलत होगा, रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन था विग थिंकर्स के हिसाब से चले तो जेम्स 2 और विलियम 3 के बीच की जो लड़ाई थी उसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है 1688 का, उसके बारे में बात करी गई है। कहीं भी मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड की चर्चा नहीं है, क्वेश्चन नहीं आए हैं उस पर, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड क्या था। चार्ल्स 1 को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूशंस के ऑर्डर दे दिए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला रहे थे, तो उनकी जगह कुछ समय के लिए एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। 1640 से 1660 के बीच में ये सिविल वॉर्स चला, ब्रिटिश सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर रहा, जिसमें कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बनी, एक बेसिक, एक राजा रजवाड़े को छोड़ के एक व्यक्ति को हेड बनाया गया स्टेट का, जैसे कॉमनवेल्थ कहा गया। 10 साल तक ये सरकार रही, फिर उसको गिरा के लड़ाइयाँ चलती रही। चार्ल्स 1 के एग्जीक्यूशन के बाद कई सालों के बाद चार्ल्स 2 उनका बेटा राजा बना, वापस मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। बस इतनी सी ये चीज़ थी जो मार्क्सिज्म थ्योरिस्ट के ऊपर बोली जाती है रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड पे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं आए हैं। क्वेश्चन आए ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करी गई है, जेम्स 2, विलियम 3 एंड मैरी 2 के ऊपर, ठीक है। आइए हम देखते हैं तीनों क्वेश्चन। एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया क्वेश्चन, हाईलाइट द कॉजेज क्या थे इस रेवोल्यूशन के 1688 के, उस पर चर्चा करेगी। और एक क्वेश्चन एक बार जरूर आया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बिल ऑफ राइट्स 2 मार्कर पे आया है। हम इन पर एक बार शॉर्ट में फटाफट विजिट कर लेते हैं, क्या है ये। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1688, was the overthrow of King James II of England, Scotland and Ireland, तीनों प्रोविंसेस के वो राजा थे। was replaced by King James II was replaced by William III, a Dutch stakeholder, कह सकते हो कि एक डच राजा मतलब नीदरलैंड्स का राजा, एंड मैरी 2, इन दोनों को एक साथ गद्दी पे बिठाया गया और जेम्स 2 को हटाया गया। फिर बाद में जेम्स 2 ने वापस सत्ता हथियाई, विलियम 3 को निष्कासित किया गया और वापस दोबारा से जेम्स 2 का राज और उसके फॉलोअर्स और उसका ब्लड लाइन फिर कंटिन्यू हुई। ये हुआ था एक बार, ठीक है। इसमें इसी के अंतर्गत बिल ऑफ राइट्स की चर्चा हुई क्योंकि एक चार्टर बिल ऑफ राइट्स को साइन किया गया था। तो ये मैंने हमने आपको बता दिया ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस की बात चल रही है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। उससे पहले तो हम ये देखते हैं ये हुआ क्यों, ठीक है ना। ये हुआ क्यों, कॉजेस आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कॉजेस क्या थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक्चुअली रिलीजियस कॉज था, ये एब्सोल्यूट लगभग रिलीजियस कॉज कहा जा सकता है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक इविल्स के कारण जेम्स 2 को हटाने की बात नहीं हुई थी, ये रिलीजियस कैथोलिक इशू बन गया था, 2 क्रिश्चियन संप्रदाय के बीच में, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो ये तब ये था, जितने भी इंग्लिशमैन थे वो जेम्स 2 से परेशान थे
उसके रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे थे। जो कैथोलिक चर्च, जेम्स टू वाज अ कैथोलिक, ठीक है ना, उसके एक्शंस हमेशा चर्च के अकॉर्डिंग चलते थे, कैथोलिक परंपरा के हिसाब से चलते थे। जो दूसरे चर्च के फॉलोअर थे, जो क्रिश्चियनिटी में दूसरी चीज़ों को बिलीव करते थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे एक्शन या स्टेप्स उठाए, जिस कारण जनता परेशान हो गई। फिर जनता को लगा कि ज़्यादा आवाज़ उठाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी एक बेटी है सिर्फ मैरी टू, जिसकी शादी नीदरलैंड के राजा से हुई थी। तो उनको लगा कि कुछ ही समय में ये हट जाएंगे जेम्स, क्योंकि मैरी टू का रिलीजन चेंज हो गया था, क्योंकि उनकी शादी दूसरे क्रिश्चियनिटी के बिलीवर से हुई थी। लेकिन बाद में जेम्स टू के एक सन हुआ, बेटा हुआ, फिर वो भी कैथोलिक हो गया। तब लोगों को लगने लगा कि वापस कैथोलिक टू कैथोलिक होगा, फिर ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, ये सिर्फ एक ही रिलीजियस कैटेगरी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो जनता ने और पार्लियामेंट के कुछ फॉलोअर्स ने, पार्लियामेंट में जो भी कोर्टियर थे, जो भी नोबल मैन थे, या जो भी कह सकते हो उस वक्त अभी के दौर पर उस वक्त जो सांसद थे, वो भी चाहते थे कि जेम्स टू हटे। तो उन्होंने वापस मैरी टू एंड विलियम थ्री को बोला कि आप जेम्स टू को सत्ता से हटा के हम आपकी मदद करेंगे, आप सत्ता हथिया लीजिए और इंग्लैंड पे एक न्यूट्रल राज करिए जो सभी धर्म को मानने वाला हो, ये एक पर्टिकुलर कैथोलिक पे ही बिलीव ना करे। ऐसा हुआ। डचेस फ्लीट आए इंग्लैंड की तरफ, वॉर हुआ, जेम्स टू वहाँ से चले गए, एक तरीके से भाग गए, रन अवे। फिर विलियम थ्री और मैरी टू दोनों जॉइंटली सत्ता पे काबिज रहे। इसके बाद जेम्स सून फ्लीड इंग्लैंड एंड विलियम मैरी वर क्राउन जॉइंट रूलर्स इन अप्रैल 1689। 1688 को ऐसा हुआ और 1689 को वो क्राउन कर लिए गए, मतलब सत्ता पे काबिज हो गए। इससे पहले एक बिल ऑफ राइट्स भी साइन किया गया। इनको सत्ता पे कब्जा बैठने के लिए इन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स साइन किया। अब वो आएगा सिग्निफिकेंस में, ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या हुआ उसके बाद, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, इससे क्या क्या फायदे हुए, क्या चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब देखते हैं अपन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट एज द रूलिंग पावर ऑफ इंग्लैंड। एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर दी, जिसे जो बाद में यूनाइटेड किंगडम में अभी तक फॉलो होती रही। पार्लियामेंट्री मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ गया। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोनार्की उसकी हेड ऑफ द स्टेट रही, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम पार्लियामेंट को दे दिया गया। तो इसका एक सिग्निफिकेंस, तब इसका एक सिग्निफिकेंस ये होता है, रिप्रेजेंटिंग अ शिफ्ट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। विलियम थ्री एंड मैरी टू क्राउंड हुए। दे स्वॉर्न, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही शपथ ली और सत्ता पे काबिज हुए, ना कि कैथोलिक परंपरा से। बाद में फिर दे बेस्ड ऑन अ बिल ऑफ राइट्स प्रोमोगेटेड later that year based on a declaration of rights accepted by William and Mary when they were crowned. बिल ऑफ राइट्स करा गया। बिल ऑफ राइट्स में यह था, प्रोहिबिटेड कैथोलिक कल्चर एब्सोल्युटली इन स्वेरिंग सेरेमनी। कैथोलिक के हिसाब से स्वेरिंग सेरेमनी नहीं होगी, और कोई भी किसी भी कैथोलिक से मैरिड करके या रिलीजन चेंज नहीं होगा। कैथोलिक का प्रोटेस्टेंट और दोज मैरिड टू कैथोलिक्स फ्रॉम क्लेमिंग द थ्रोन। कल को कोई कैथोलिक से शादी करके थ्रोन को क्लेम नहीं कर सकता। ये एक बिल ऑफ राइट्स बनाया गया, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स इसी की देन है, ये एक सिग्निफिकेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी एक सिग्निफिकेंस है इसका। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही, कई नियम, कई चार्टर्स फॉलो किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी था ही नहीं इंग्लैंड में, ना अभी है, बस एक चार्टर्स चल रहे हैं कहीं, उसके फॉलो पे सेट ऑफ रूल्स चल रहे हैं कई तरह के, उसी के फॉलो पे कुछ कन्वेंशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है कई चीज़ों को। ये सिग्निफिकेंस हो गया। बिल ऑफ राइट्स पे एक बार क्वेश्चन आया। द बिल ऑफ राइट्स 1689 इज अ लैंडमार्क एक्ट। ये एक एक्ट था ब्रिटेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट सेट्स आउट सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स एंड क्लैरिफाइज हु वुड बी नेक्स्ट टू इनहेरिट द क्राउन। क्राउन में कौन कौन काबिज हो सकता है, सत्ता कौन के पास गद्दी जाएगी, इसका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया गया। ये था बिल ऑफ राइट्स। सिविल राइट्स की बात करी गई। जनता को एक ही आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं तोला जा सकता, सबको बराबर बराबर समानता देने की बात करी गई। तो यहाँ से शुरुआत हुई, या बिल ऑफ राइट्स से इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई 1689। ये है। अब बिल ऑफ राइट्स, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड हमने एंड किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे।